फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये आज पार्ट 6 होगा, ठीक है ना। भाग 6 होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, ठीक है ना, जो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। हम लोग अभी तक जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोगों ने पिछले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और दूसरा जो है वियोजन विघटन या अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिस्कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जो है डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन को हमने देखा था, ठीक है। तो अगला अब इसी में चलते हुए स्टार्ट होता है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्या बताता है? बताता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक यौगिक होगा और उस यौगिक के किसी एक परमाणु को, ठीक है ना, किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, यानी विस्थापन कर दिया जाएगा। विस्थापन यानी विस्थापित कर देने का मतलब होता है हटा देना, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के द्वारा समझिए, जैसे यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 यानी आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट है। ये आयरन इस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करने जाएगा तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि इस कॉपर को यहां से हटा के दूसरे जगह विस्थापित कर देगा, उसको अलग कर देगा और अपने जो है Fe जो है इस SO4 के साथ यहाँ पे बैठ जाएगा और बना लेगा FeSO4। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ कॉपर है, ये जो है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कॉपर इस सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर दे रहा है और NO3 के साथ बैठकर जो है CuNO3 का होल ट्वाइस यानी कॉपर नाइट्रेट बना रहा है। तो इस तरह हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई एक अकेला परमाणु किसी परमाणुओं के समूह से उसके एक परमाणु को हटा करके अपना स्थान बना ले रहा है। तो ये होता है आपका विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक इस पे एग्जांपल देते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्यों हटा दे रहा है, या ये कॉपर जो है यहाँ, अब कॉपर जो है इस सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्यों हटा दे रहा है भाई? यहाँ पर तो कॉपर हटा था, अब यहाँ कॉपर सिल्वर को हटा रहा है। अब कॉपर इस आयरन को हटा सकता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन आप समझिए ये इसमें होता क्या है कि ये आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए आयरन कॉपर को हटा दिया है। यहाँ कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए यहाँ कॉपर जो है सिल्वर को हटा दिया है। यहाँ सिल्वर कॉपर को नहीं हटा सकता है, यहाँ कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है और यहाँ कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो इसीलिए कॉपर यहाँ सिल्वर को हटा दिया है और यहाँ आयरन कॉपर को हटा दिया है। सिंपल सा मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपसे बड़े बुजुर्ग कहीं आ जाते हैं तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा बात है कि आप वहां से हट जाइएगा, उनको कहिएगा कि बैठ जाइए। बस वही चीज है। ये बुआ बेचारा जो है यहाँ पर देखिए, पहले कॉपर, देखिए यहाँ पे कुर्सी पर पहले यानी NO3 के पास पहले कौन बैठा था, सिल्वर। अब सिल्वर बुआ यहाँ पर बैठे थे, जैसे ही कॉपर को देखे कुर्सी छोड़ दिए और कॉपर जो है NO3 के साथ यानी कुर्सी के साथ बैठ गया और सिल्वर को अलग कर दिए। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर कुर्सी के साथ बैठे थे और जैसे ही कॉपर के पास जो है, जैसे ही आयरन आएगा, आयरन इससे अधिक क्रियाशील है भाई, जैसे ही आयरन आएगा ये बेचारा अपने आप अपना कुर्सी छोड़ के और बैठ जाएंगे। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि अधिक क्रियाशील धातु जो है अपने से कम क्रियाशील धातु को वो क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कम वाला अधिक वाला को नहीं कर सकता है, अधिक वाला कम वाले को कर सकता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हो, ठीक है ना, आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा या देखा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हो और कोई छोटा है उनको हटा दे और अपने बैठ जाए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा बड़ा ही छोटा को क्या कर सकता है, हटा सकता है।
तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही सेंस में समझिएगा, ठीक है ना। यानी वैश्विक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये दूसरा परमाणु जो आएगा उसे हटाएगा, वह उससे अधिक क्रियाशील होना चाहिए, तभी हटा पाएगा, नहीं तो नहीं हटा पाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिलहाल में आप इसका, चलिए फ्रेंड्स, अब अगला हम लोगों का है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या देखा कि कोई जो परमाणु था वह किसी परमाणुओं के समूह से या किसी यौगिक से उसके एक परमाणु को मतलब विस्थापित कर रहा था, मतलब कोई एक परमाणु विस्थापित हो रहा था। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, अपने ये आयनों की अदला बदली करते हैं और करने के बाद दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझिए यहाँ पे जैसे ये एक्स वाई कोई यौगिक है, ये अभिक्रिया कर रहा है किसी ए बी यौगिक के साथ, तो ये क्या करेगा, एक्स इस बी वाले के साथ शामिल होकर एक्स बी बना लेगा और ये ए इस वाई वाले के साथ शामिल होकर ए वाई बना लेगा। यानी दैट मीन्स इसको यहां से समझिए, जैसे NaCl प्लस AgNO3 ये दोनों एक दूसरे से जब अभिक्रिया करेंगे तो ये Na इस NO3 के साथ मिल जाएगा और ये Ag जो है इस Cl के साथ मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा AgCl और ये Na इस NO3 के साथ मिलके NaNO3 बना लेगा। यानी कि ये अपने आयनों की अदला बदली कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये NaCl है, कैसे करेगा, तो आपको सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रिया विधि बताए थे उसमें बताया थे कि यह अपने जो है खुद परमाणुओं में टूटता है। तो देखिए यहाँ पे ये खुद जो है यहाँ पे अपने आयनों में टूटेगा, यानी NaCl जो है Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और यहाँ AgNO3 जो है Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। तो सिंपल सा बात है, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ मिलकर NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और ये AgCl के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और किसी दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये होता है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। इससे जो है खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना, और वीडियो बनाने में मजा भी आता है। तो ये चीज आप लोग जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या होता है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया दैट मींस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे NaCl है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जा रही है तो ये सिल्वर जो क्लोराइड है, इस सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है। देखिए यहाँ पे तीर निशान नीचे की तरफ दर्शाया गया है, तो जब तीर निशान नीचे की तरफ दर्शाया गया हो तो समझ लीजिएगा कि उसका क्या हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है। और ये है आपका सोडियम नाइट्रेट, तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ कराई जाती है तो AgCl जो है आपका अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब ये अवक्षेप क्या होता है, इसको आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जब दिवाली का मौसम आता है उस परिस्थिति में आप चूने को पानी में घोलने जाते हैं, तो जब चूने को पानी में घोलते हैं तो जब लास्ट में आप जाके देखते हैं तो कुछ पत्थर कंकड़ टाइप का जो है नीचे बर्तन में बैठ गया रहता है, उस कंकड़ पत्थर को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप, ठीक है ना, वही अवक्षेप होता है। तो उसी में जो है जब ये सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाएगी तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो नीचे जो है अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया दैट मींस
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, उसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। जब समझ में आया तो लाइक तो बनता है भाई। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, एकदम मस्त है क्या कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अम्ल किसी भस्म के साथ यानी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl, ये आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, ये अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका भस्म है यानी क्षारक है, और ये NaCl आपका लवण है, और ये जल है। ये तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बस ध्यान रखिएगा, बहुत किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है। तो थोड़ा सा ये अगले चैप्टर का बात है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि जो स्वाद में खट्टा लगता है उसी को हम अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में कड़वा लगता है उसको हम भस्म कहते हैं। कड़वा कहने का मतलब हुआ, जैसे आप करेले का जूस लेते हैं, कड़वा होता है, या आप जो है क्या बोलते हैं, चिरैता का जो पत्ता आता है वो भी आपका कड़वा होता है, नीम का पत्ता आता है वो भी आपका कड़वा होता है। तो ये समझिए कि भस्म जो कड़वा लगे, अम्ल जो खट्टा लगे, ये भस्म और अम्ल जब ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दैट मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। ना समझ में आया, मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के मिलने पर होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है ना। ये जब भी रिएक्शन होगा प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो इसी को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इसका मतलब ये जो होगा अभिक्रिया, ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो इसीलिए हम इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा चीज है, आप लोग फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते होंगे। ठीक है ना। ये मतलब कि 10th क्लास के ही पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, ठीक है ना, बायोलॉजी का, उसका पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, उसी में का ये इक्वेशन है आपका। देखिए यहाँ पे 6CO2, यानी कि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये आपका ग्लूकोज बनता है। देखिए ये आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सा मतलब समझना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। ठीक है ना। तो बस ये रहा आपका, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक पे लाइक हमको चाहिए भाई। अगला टॉपिक है हम लोगों का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण को समझते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, घटेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे C+O2, तो ये क्या बन गया, CO2। यहाँ पे देखिए पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ अब कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण में क्या हो रहा है, HCl प्लस MnO2 डैश देकर MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसमें देखिए क्या था, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ आके देखिए तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि क्लोरीन में से हाइड्रोजन की कमी हो गई है, हाइड्रोजन का ह्रास हो गया है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है ना, तथा हाइड्रोजन की कमी हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तब भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तब भी ऑक्सीकरण।
तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला है अवकरण, यानी कहने का मतलब ये वाला, ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट समझ लिए। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी यानी ह्रास। अब ठीक इसका अपोजिट वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, यानी इसमें हाइड्रोजन बढ़ता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन घटता है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है। ठीक है ना, ठीक अपोजिट है। जैसे यहाँ H2 + Cl2, ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, HCl बना लिया। तो पहले Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अब Cl के साथ इधर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के साथ, क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अवकरण यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, तो अच्छे तरह से आप इसे समझ गए होंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, और अवकरण को हम लोग अपचयन भी बोलते हैं। तो देखिए अभी जस्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CuO है, यहाँ CuO में से यहाँ पे जब Cu जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ Cu के साथ O था, लेकिन यहाँ Cu के साथ अब O नहीं है, यानी कि O यहाँ से अब गायब हो गया है। यानी ऑक्सीजन की इसमें से, कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर में से ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन अभिक्रिया कहते हैं, याद कीजिए जल्दी। जब ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, उसे हम अवकरण बोलते हैं, यानी कि अवकरण यानी कि अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, अपचयन, जब ऑक्सीजन की कमी हो। और यहां देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ गया है यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। एक चीज आपको फायदे के लिए बता दें, ठीक है ना, कि ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इक्वेशन, क्योंकि आप गारंटी लिखित ले लीजिए कि ये एग्जाम में आना ही आना है, और ये आएगा और आपसे पूछेगा इक्वेशन दे करके ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला थोड़ा सा इसी में हम लोगों को समझ लेना है ऑक्सीकारक के बारे में और अवकारक के बारे में। तो आपको शॉर्टकट में हम बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक बोलते हैं, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। यानी जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक और जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीकरण। यहां पे समझिए क्या हुआ, जैसे H2 + O2 डैश देके बन रहा है H2O, तो इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, इसमें देखिए कि यहां पे H2 है, ऑक्सीजन नहीं था, यानी ये H2 जो है अब ऑक्सीजन यहां पे आके प्राप्त कर ले रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो ये ऑक्सीकरण इसमें जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन को ये प्राप्त कर रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, यानी कि जो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा हो, जिसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अवकारक। यानी कि ये क्या किया है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया है। सिंपल सा मतलब कि अगर ऑक्सीजन ले लेबो तो अवकारक कहलाई, और अगर ऑक्सीजन दे देबो तो का कहलाई, ऑक्सीकारक। ठीक है ना, अगर आप ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो अवकारक, अगर ऑक्सीजन दे देते हैं तो ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत? तो ये है आपका ऑक्सीकारक और अवकारक, यानी कि जो ऑक्सीकरण जिसका होता है वो अवकारक और जिसका अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये रहा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आपको भूलना नहीं है, निश्चित रूप से 100% एग्जाम में आने वाला है।
ठीक है, इसे निश्चित रूप से इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब जो है हमारी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, ठीक है ना, पहला पार्ट केमिस्ट्री का, उसका ये लास्ट टॉपिक, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव। अभी हमने जस्ट देखा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अवकरण अभिक्रिया का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में भी इसका प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? तो पहला है भोजन का पचना। तो देखिए, भोजन के पचने में भी ऑक्सीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे, आपको बता देते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन जब हम लोग कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद हमारी छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, यानी कि उसका पूर्ण रूप से पाचन होता है। पाचन होने के बाद वो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है ना। और वो जब ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है तो वह ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होने के बाद वो हमारे शरीर के कोशिकाओं में जाता है, ठीक है, और कोशिकाओं में जाके रहता है। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और उस ऑक्सीजन को हमारे रक्त के द्वारा उस कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, मतलब उस सेल में पहुंचाया जाता है। और जब वो सेल में पहुंचता है तो सेल में पहुंचने के बाद उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने के पश्चात हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और फिर वहां का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े में आता है और फिर हमें सांस छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान है वो कायम रहता है, और जो उससे ऊर्जा मिल जाती है हम उसका उपयोग जो अपने शक्ति के रूप में करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, आपने भोजन किया, आपके शरीर के अंदर गया, वो पचा, पचने के बाद वो ग्लूकोज के रूप में आया। इसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। अब उस ग्लूकोज से आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होगा, उस ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तभी आपको एनर्जी प्राप्त होगी। तो उस वह ऑक्सीकरण के लिए कहा जाता है भाई, तो वो जाता है सेल में, यानी कोशिकाओं में। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप सुने होंगे, कोशिका द्रव्य वगैरह सब नीचे भी होता है। तो सेल में जाता है, सेल में वहां पर जाके रुका रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों में आते हैं तो रक्त द्वारा उस ऑक्सीजन को उठा के उस कोशिका के पास ले जाया जाता है, जहां उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त फिर लेकर हमारे फेफड़ों में छोड़ देता है, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस छोड़ने के क्रम में बाहर निकाल देते हैं। यानी इस परिस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो आपके शरीर का तापमान कायम रहता है और आपको उस ऊर्जा से शक्ति प्राप्त होती है। तो भोजन के पाचन में भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का योगदान है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जाता है, मिलता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, देख रहे हैं ना, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इसका योगदान है हमारे जीवन में। दूसरा है भोजन का दुर्गंधित होना। आप अक्सर देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में, खास करके गर्मी के दिनों में या वर्षा के दिनों में क्या होता है कि भोजन जो हम बना के रखते हैं जब ताजे रहते हैं तो ताजे भोजन तो सबको प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ देर तक छोड़ देने के बाद क्या हो जाता है कि वह भोजन में से दुर्गंध आने लगती है, यानी कि वो भोजन दुर्गंधित हो जाता है। उसका स्वाद, उसका गंध, ये सारा चीज अप्रिय हो जाता है, वो जिसे हम लोग बासी भोजन कहते हैं। तो जब वो स्वाद अप्रिय हो जाता है तो आखिर उसका कारण क्या है, वो क्यों अप्रिय हो जाता है? तो उसका कारण ये है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में हम लोग तेल या वसा को डालते हैं। तो तेल और ये तेल या जो वसा होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद जो है अप्रिय हो जाता है, यानी कि वह दुर्गंधित हो जाता है। तो भोजन का अप्रिय होने में भी ऑक्सीकरण अवकरण का योगदान है। अब तीसरा देखते हैं संक्षारण। किसी भी धातु को जब आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर जो है एक अवांछनीय परत बैठ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। यानी जैसे लोहा पर जंग लगना, खराब हो जाता है लोहा, ठीक है ना, तो ये आपका होता है संक्षारण। अब एक है दहन की क्रिया। इसको कैसे भुला सकते हैं आप, ये तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी दहन संभव है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, अगर ऑक्सीजन न रहे तो कोई भी चीज नहीं जलेगा, ठीक है ना। किसी भी दहन की क्रिया संभव नहीं है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो दहन की क्रिया में भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला बढ़ती रहे और हम भी जो है लगातार आपको जो है और आगे वाले चैप्टरों से जो है, आगे की चीज़ों से जो है मैं भी आपको अवगत कराता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे नोट